हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर बायोलॉजी के बारे में। तो फर्स्टली जो कैंसर होती है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, वो होती क्या है। कैंसर जो है एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो नहीं होता इस ग्रोथ के ऊपर, एंड डिवीजन ऑफ सर्टेन बॉडी टिश्यूज सो फॉर्मिंग अ ट्यूमर। तो एक ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा क्योंकि बॉडी का कंट्रोल नहीं रहेगा कुछ बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर, तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करेंगे जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं क्या, कैंसर। मोस्ट कॉमनली 40 to 60 एज के जो पीपल होते हैं उनके अंदर ये ऑब्जर्व की गई है, मोस्ट कॉमन होती है और ये चीफ किलर है। मतलब आज के टाइम पे, टूडेज टाइम के अंदर ये एक चीफ किलर की तरह एक्ट करती है। टर्म आती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कैंसर। कैंसर के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको साइंटिफिकली स्टडी करने को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ कैंसर, उसको भी क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। अब ये जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, तो जो साइंटिस्ट इस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजी करते हैं या फिर कैंसर की स्टडी करते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? करेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होगी, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगी और सेल्स जो है अनकंट्रोल डिवाइड करेंगी। और सेल कॉजिंग अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ शो हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी। लूज नॉर्मल फीडबैक कंट्रोल, यानी कि एक सर्टेन टाइम तक आके सेल को अपनी प्रोलिफ्रेशन, अपनी डिवीजन या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप करनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो कंट्रोल है उसका लॉस हो जाएगा, वो कंट्रोल लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी और ग्रोथ होने की वजह से ये क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी मास की, जो सेल्स की, टिश्यूज़ की, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ट्यूमर फॉर्मेशन के अंदर भी जो न्यूली एक तरह से बनता है ट्यूमर, न्यू ग्रोथ होती है कोई भी, उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होगा, एक ग्रोथ होगी। सिंपली यहाँ पे सेल्स थी, उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी और ये जो फॉर्म हुआ उसको हमने क्या बोला है, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म फॉर्म हो गया है। इसके बाद ये जो सेल्स होंगी, जो कैंसर की जो करेक्टरिस्टिक होगा, उन सेल्स के अंदर लेस सर्वाइवल कैपेबिलिटी होगी। इनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी नॉर्मल सेल से क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। फार लेस एडहेसिव, ये सेल्स जो है नॉर्मल सेल से जो इनकी एडहेसिव करने की, सेल टू सेल से अडेयर करने की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी नॉर्मल सेल्स से। इसके बाद प्रोड्यूस एंजियोजेनिक फैक्टर्स, ये कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजियोजेनिक फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को, ताकि ईजिली जो सप्लाई है इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए जो सप्लाई है वो ईजिली यहाँ पे हो जाए। तो जो भी ब्लड वेसल्स होगी उनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ब्लड वेसल्स फॉर्म हो, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे जो सेल जो मास बना है उसको रिक्वायरमेंट भी तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ब्लड की ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा, कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर रिलीज करेगा। इसके बाद डू नॉट अंडरगो डिफ्रेंसिएशन, इनके अंदर कभी भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या है, ये कोई भी सेल थी, ये दो के अंदर डिवाइड हो गई, मतलब कई ग्रोथ्स के बाद इसने क्या कर लिया, अपना फंक्शन अटेन कर लिया, प्रॉपरली जो इसका फंक्शन था वो अटेन कर लिया, यानी कि इस टाइम पर ये इसके अंदर फर्दर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, ये अपना फंक्शन अटेन कर चुकी है। लेकिन इनके अंदर क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन के अंडरगो नहीं जाती है, यानी कि अगर कोई भी सेल डिफ्रेंसिएशन के अंडर नहीं जाएगी तो वो क्या करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। तो नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, वो एक सर्टेन टाइम तक ग्रो करके डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्या कर देगी,
डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, यानी कि अपना फंक्शन अटेन कर लेगी। लेकिन इन सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूली क्या करेंगी, डिवाइड करती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इनके अंदर बनती रहेंगी। डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी ये शो नहीं करती है, यानी कि एक सेल हो गई, सपोज हमने बात की कि यहाँ पे कोई भी एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो ये आपस में जो इनका कॉन्टैक्ट में आने से जो इनहिबिशन होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी शो नहीं करती कि ये जो सेल है इस सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज़ करेगी कि इसकी इनहिबिशन हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हाई इन्वेसिवनेस, इनके अंदर इन्वेसिवनेस जो है हाई होती है, हाईली इन्वेसिव होती हैं ये। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स टेंड टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे जो भी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल है चाहे वो माइक्रोफिलामेंट है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। और मोस्ट कॉमनली ये 35 टू या फिर हम 40 to 60 की जो एज के पर्सन्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं यंगर एज के अंदर भी जो कैंसर है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या होती है, कोई भी डिजीज़ हो गई उसके कोज की स्टडी को इटियोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ कोज ऑफ अ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ होगी उसका कोज क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, इटियोलॉजी बोलेंगे। इसके बाद कैंसर है नाइदर कॉन्टाजीनियस है, यानी कि वो कॉन्टैक्ट से भी नहीं होती, ना वो एक हेरिडिटरी है। दोनों इन केसेस के अंदर क्या है, ना तो ये कॉन्टाजीनियस है ना ये हेरिडिटी है। ये क्या होती है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स होंगे जिनके एक्टिवेट होने के ऊपर क्या होगी, कैंसर कोज होती है। जनरली क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इवन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ इनएक्टिव कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं, और इन इनएक्टिव कैंसर कोजिंग जीन्स को प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोला जाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स यानी कि ये ऑन्कोजीन से बनने की पहले की स्टेज है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव कैंसर कोजिंग जीन्स इनको हम बोलते हैं। अब सर्टेन फैक्टर्स आएंगे, ये सर्टेन फैक्टर्स क्या करेंगे, इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, एक्टिव एंड कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या था, प्रोटो ऑन्कोजीन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन उनको एक्टिव करने के लिए कुछ सर्टेन फैक्टर होते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी, रेडिएशंस भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी, जो ये क्या करेंगे, इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इनके गेन ऑफ फंक्शन या फिर लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से ये ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऑन्कोजीन्स क्या है, एक्टिव कैंसर कोजिंग जीन्स है। अब एक्टिव कैंसर कोजिंग जीन्स है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसर कोज करेंगे। अब जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, स्टिमुलेशन किया था या फिर एक्टिवेट किया था इन ऑन्कोजीन्स को, उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होंगे यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स विच इंड्यूस कैंसर ग्रोथ। और ये कार्सिनोजन क्या होते हैं, फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल की नहीं बात करें, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होंगे जो कि कैंसर को इंड्यूस करेंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन बोलेंगे। ये क्या कर देंगे, कैंसर की जो भी ग्रोथ होगी उसको इंक्रीज कर देंगे या फिर उसको इंड्यूस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी है कैंसर के कोज होने की, या फिर कैंसर किस फ्रीक्वेंसी से अकर होता है, 4 मिलियन डेथ्स जो है एनुअली कैंसर की वजह से होती है वर्ल्ड के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं 10% ऑफ टोटल ऑल डेथ, जितनी भी डेथ है वर्ल्ड के अंदर उनमें से 10% जो है वो किसकी वजह से होती है, कैंसर की वजह से होती है। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे डेटाज हैं जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है कैंसर के कैंसर की वजह से डेथ खोज होने की। इसके बाद जैसे हमने बात की थी, ये एक नॉर्मल सेल हो गई। नॉर्मल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर हम अंदर इसको जूम करके देखें तो उसके अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है।
प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर ये एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स हो गए और ये जो नॉर्मल सेल थी वो क्या हो गई, अब कैंसर सेल हो गई, या फिर हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल सेल हो गई है। तो ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स है वो कुछ कैंसर कोजिंग एजेंट्स ने क्या किए, एक्टिव किए, या फिर कार्सिनोजेंस ने, कुछ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स ने इनको एक्टिव किया, जिसकी वजह से ये एक्टिव हुए और इन्होंने क्या कर दिया, कैंसर कोज कर दी। इसके बाद जो ये अलग अलग टाइप के हमने बात की है कि कार्सिनोजेंस है या फिर फैक्टर्स है जिनकी वजह से कैंसर कोज होता है, तो इनके अंदर सबसे फर्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, पार्टिकुलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो होंगी यहाँ पे। ये पार्टिकुलेट रेडिएशंस कहाँ से आएंगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से आएंगी, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स को रप्चर कर देंगे। डीएनए स्ट्रैंड रप्चर होने की वजह से यहाँ पे जो म्यूटेशंस हैं वो कोज होंगी, जिसकी वजह से कैंसर कोज हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूटेशंस जो है इंड्यूस हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर हो गया अगर सनलाइट का, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर कोज हो सकती है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि प्रोटोऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से स्किन कैंसर कोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज द फिजिकल इरिटेंट्स। फिजिकल इरिटेंट्स के अंदर सर्टेन फूड्स हो सकते हैं विच कोज कंटिन्यूड एब्रेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उसका कंटिन्यूस एब्रेशन करते रहें, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, कैंसर कोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर एक बहुत ज़्यादा पहले टाइम में यूज़ किया जाता था, जो कश्मीरीज होते हैं वो कांगरी यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा जो ये कांगरी है वो क्या होता है, एक अर्थन पोट होता है, और ये एक सिरेमिक पोट हम बोल सकते हैं, सिरेमिक का बना होता है। इस पोट के अंदर ये क्या करते हैं, कुछ जो वॉर्म है या फिर हम बोल सकते हैं जो आग है वो रख लेते हैं, और ये अपने एब्डोमन से उसको टाई अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एब्डोमन की जो स्क्वेमस सेल्स है वहाँ पे कैंसर कोज हो जाएंगी, और ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कोज करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो वहाँ से हीट निकलेगी वो जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग है उसको क्या करती रहेगी, कंटिन्यूअस उसका एब्रेशन करती रहेगी, जिसकी वजह से जो कैंसर है वो कोज हो जाती है। केमिकल एजेंट्स लाइक कैफीन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटेलिक आयंस, इनकी वजह से भी क्या होती है, कैंसर कोज हो जाती है। अगर हार्मोन्स की बात करें जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स होंगे, ये क्या करते हैं, प्रोस्टेट या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोस्टेट कैंसर, एंड जो एस्ट्रोजन है वो ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता है। यानी कि इन केमिकल एजेंट्स की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर होते हैं, तो इनकी वजह से कैंसर कोज हो जाती है। या फिर माउथ कैंसर होती है ड्यू टू च्यूइंग ऑफ बीटल्स। कुछ लोग बीटल्स ईट करते हैं, च्यूइंग करते हैं उनकी, जिसकी वजह से माउथ कैंसर कोज हो जाती है। सिगरेट या सिगार, टबैको हो गया, स्मोकिंग की वजह से लिप, माउथ, लंग कैंसर कोज हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट के साथ इनके अंदर बेंजीपायरिन प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से कैंसर कोज होता है। इसके अलावा जो एनिमल प्रोटीन रिच डाइट होती है वो भी क्या कर सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर कोज कर सकती है। ब्लैडर कैंसर होती है डाई वर्कर्स के अंदर, वो भी क्या होते हैं, डाई वर्कर्स के अंदर भी केमिकल एजेंट्स होते हैं जो ब्लैडर कैंसर कोज करते हैं। चिमनी क्लीनर्स होते हैं, उनके अंदर स्क्रोटम कैंसर कोज हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप के केमिकल्स होंगे जो क्या कर सकते हैं, केमिकल एजेंट की तरह एक्ट करके कैंसर कोज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर जैसे कि वायरसेस हो गया, वायरसेस भी क्या कर सकते हैं, कैंसर कोज कर सकते हैं। जो सर्विक्स कैंसर होती है वो वायरसेस की वजह से कोज होती है। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के ऑन्को वायरस की तरह एक्ट करेंगे,
और इनको हम ऑन्कोवायरस बोलेंगे। जैसे कि ऑन्कोजीन्स थे तो इनको हम ऑन्कोवायरस बोलेंगे, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एजेंट की तरह ये एक्ट करके कैंसर कोज करेगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन के बेस के ऊपर बात करें कि कहाँ पे प्रेजेंट है कैंसर, जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेस पे ट्यूमर या फिर कैंसर जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कार्सिनोमास हो सकते हैं, सार्कोमास हो सकते हैं, या फिर ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर हो सकते हैं। अगर हम कार्सिनोमा की बात करें, सबसे फर्स्ट कार्सिनोमास की बात करें, इसके अंदर इन टाइप के कैंसर्स के अंदर ये एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड जो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इनकी लोकेशन एपिथेलियल टिश्यू होती है और जो ग्लैंड्स होंगी वो होंगी। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गई, स्टमक कैंसर हो गई, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, ये सारी टाइप की कैंसर क्या है, कार्सिनोमास है। तो ये ऐसा कुछ टाइप का हमें नजर आएगा। सार्कोमास के अंदर क्या होगा, ये टाइप की कैंसर जो है कनेक्टिव टिश्यू इन मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू है जो कि मीजोडर्म से डिराइव होते हैं दोनों ही टिश्यू, उनके अंदर लोकेट करती है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, बोन की कैंसर हो गई, लिम्फ नोड्स की कैंसर हो गई, मसल्स की कैंसर हो गई, तो ये टाइप की कैंसर क्या होती है, सार्कोमास होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि लिपोमास हो गई, लिपोमास क्या करेगी, एडिपोज टिश्यू को अफेक्ट करेगी, ओस्टिमा बोन्स को अफेक्ट करेगी। हॉकिंस एक डिजीज़ होती है जिनके अंदर क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, नॉर्मल से वो एनलार्ज हो जाएगा, तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड या फिर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, जो कि क्या होगी, सार्कोमा होगी। थर्ड है ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। इस टाइप की कैंसर के अंदर क्या होता है, WBCs का जो काउंट है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है, एबनॉर्मल जो बोन मैरो है उसकी फॉर्मेशन की वजह से, जो फॉर्मेशन है बोन मैरो की वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा WBCs फॉर्म करेगी और WBC जो है वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगी, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस और इसकी वजह से जो इरिथ्रोपोइसिस है या फिर हम बोल सकते हैं RBC काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करती है, ब्लड कैंसर कोज करेगी, क्योंकि ये ब्लड के अंदर होती है। मोस्ट अफेक्टिंग ये कैंसर जो एज होती है, ये होती है बिलो 15 की एज, जो बिलो 15 होती है उन चिल्ड्रन के अंदर ये जो कैंसर का टाइप है वो देखने को मिलता है। इसके लिए रिकमेंडेड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, कि जो बोन मैरो है उसको ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप कैंसर है बेस्ड ऑन स्प्रेड के बेस पे, कि वो स्प्रेड कैसे हो रही है उसके बेस पे बिनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं, मेटास्टेटिक और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं। बिनाइन के अंदर क्या होगा, फर्स्टली बिनाइन क्या होगा, नॉन मैलिग्नेंट होगा, यानी कि इसकी जो एक तरह से इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, कन्फाइंड है, ये एक ही टिश्यू को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इसकी जो बाउंड्री है वो कन्फाइंड होगी, ये इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अगर हम मेटास्टैटिक या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो इसकी बाउंड्री कन्फाइंड नहीं होती है, ये क्या होती है, ये स्प्रेड हो जाता है, दूसरी जगह पे फैल जाता है, वहाँ पे ये पहुँच जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मेटास्टेसिस जो स्टेज होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ है, वो कोज करता है। तो अगर हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें, ये स्मॉल होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर लार्ज होते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं, स्लोली ग्रो करेंगे और इनकी जो बाउंड्री है वो भी क्या होगी, कन्फाइंड होगी। ये इन्वेसिव होते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जल्दी फास्टली ये ग्रो करेंगे, तो ये स्लो ग्रोइंग होंगे, ये फास्ट ग्रोइंग होंगे। ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, ये इन्वेसिवनेस कोज नहीं करते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो इन्वेसिवनेस कोज करते हैं। इसके अलावा ये एक सीथ के अंदर बंधे होते हैं या फिर इनक्लोज्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो सीथ होती है उसके अंदर इनक्लोज होंगे, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्या होंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, वो किसी के अंदर क्लोज नहीं होंगे, किसी के अंदर इनक्लोज नहीं होंगे, वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं।
ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो ये ईजिली क्या करते रहते हैं, और ज़्यादा डिवाइड करते रहते हैं। स्टे लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे जहाँ हो गया है वहीं पे रहेगा, ये लोकलाइज्ड रहेगा। लेकिन ये क्या करता है, मेटास्टेसाइज करता है, यानी कि ये क्या करता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। स्टे वेयर दे आर, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। कांट इन्वेड और मेटास्टेसाइज, ये दूसरे टिश्यूज़ को इन्वेड नहीं करता है, ना ये मेटास्टाइज करता है, लेकिन ये क्या क्या करता है, मेटास्टेसाइज करता है, यानी कि ये स्प्रेड आउट हो जाता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। इनफिल्ट्रेट, इन्वेड, डिस्ट्रॉयड सराउंडिंग टिश्यू, तो जो भी सराउंडिंग टिश्यू होगा उसको ये इन्वेड कर देगा। देन मेटास्टेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको भी ये क्या कर देगा, मेटास्टेसाइज कर देगा, उनको भी ये इन्वेड कर देगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल्स ऑफ द कैंसर, कि कैंसर के कौन कौन से सिग्नल्स हो सकते हैं जो कि हमें पता लगता है कि ये कैंसर हो सकते हैं। मे बी परसिस्टेंट ट्यूमर, हमें मतलब एक लंबे टाइम तक परसिस्टेंट एक नज़र आए कि लिप के अंदर, टंग के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूमर लाइक, या फिर एक बोल सकते हैं एक मास लाइक, जो कि हमें पहले नहीं था, मास लाइक अगर कोई टिश्यू नज़र आए, परसिस्टेंट ट्यूमर नज़र आए, तो वो एक कैंसर का सिग्नल हो सकता है। वाउंड विद कंटिन्यूस ब्लीडिंग, कोई भी वाउंड हो उसके अंदर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो। वाउंड नॉट हीलिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी कोई वाउंड हो गया, कोई हमें चोट लग गई है तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी ठीक ना हो। इसके बाद परसिस्टेंट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, परसिस्टेंट कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हो। रैपिड चेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर रैपिड चेंज आता आए, जिसकी जो फॉर्म एंड ग्रोथ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, सेल्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो अपीयरेंस है, फॉर्म है एंड ग्रोथ है, वो भी क्या हो जाएगी, रैपिडली चेंज हो जाएगी। परसिस्टेंट होर्सनेस इन वॉइस और परसिस्टेंट कफिंग और परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वॉइस के अंदर अगर हमें लंबे टाइम तक हाउसनेस अगर हमें परसिस्टेंट हो रही है, परसिस्टेंट कफिंग हो लंबे टाइम तक, या फिर जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो, तो ये कोज करती है, ये इंडिकेट करती है कि मे बी यहाँ पे थ्रोट कैंसर हो सकती है। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस अगर हो। नेक्स्ट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर की डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड्स, हिस्टोलॉजिकल के अंदर क्या करेंगे, जो भी टिश्यू होगा उसका एग्जामिनेशन करेंगे, एंड साइटोलॉजी के अंदर जो भी सेल्स होंगी उनका एग्जामिनेशन करेंगे, जिसकी हेल्प से कैंसर को डायग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए प्रोब्स एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाता है, डीएनए के प्रोब यूज़ किए जाते हैं। डीएनए के प्रोब क्या होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रेच होता है डीएनए का, जो कि देखा जाता है कि ये जो भी हमारा टारगेट वहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। और ये जो डीएनए प्रोब्स होंगे वो सारे के सारे जनरली लेबल किए जाते हैं, रेडियो आइसोटोप भी हो सकता है, उसके थ्रू ये क्या किए जाते हैं, लेबल किए जाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि ट्यूमर मार्कर्स के अंदर क्या होते हैं, ये बायोकेमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेट करेंगे, ये बायोकेमिकल इंडिकेटर्स होंगे कि यहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है। इसके अंदर सेल सरफेस एंटीजेंस होते हैं, साइटोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं, इंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। एंडोस्कोपी की जाती है, एंडो यानी कि इनसाइड, उसकी स्कोपी की जाएगी, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी होती कैंसर के लिए, स्टमक कैंसर के लिए। तो इसके अंदर अपर एंडोस्कोप हो गया, ये स्कोप हो गया, इसको इंसर्ट करके यहाँ स्टमक की कैंसर का डायग्नोसिस होता है।
लेप्रोस्कोपी होती है जो कि पेल्विक रीजन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। थेरेपी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं कैंसर के लिए? रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होगा, जो भी कैंसरस पार्ट है, जो भी ट्यूमर है, उसको एक्सपोज किया जाएगा आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंडर, जैसे कि एक्स रेज होंगी जो कि कैंसरस सेल्स को किल कर देंगी। और ये बेसिकली स्किन हो गया, लिप, माउथ या फिर इस टाइप के कैंसर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी हो गया। हार्मोनल थेरेपी के अंदर क्या होगा, कुछ हार्मोन्स ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन से जो है एस्ट्रोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको उसके साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी भी एक तरह से थेरेपी हो सकती है। सर्जरी के अंदर क्या होगा, जो भी कैंसरस पार्ट है उसको कुछ ऑपरेटिव मेथड्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे केमिकल्स दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स की फॉर्म में केमिकल्स दिए जाएंगे। इसके अंदर एक ये लिस्ट है जिसके अंदर एल्कलाइटिंग एजेंट हो सकते हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट्स कौन कौन से होंगे? कॉमनली इनको सेल पॉइजन्स बोला जाता है। क्विक एक्टिंग होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, विच एक्सर्ट देयर एंटी कैंसर इफेक्ट बाय डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस विद डीएनए ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसके साथ ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन करेंगे और क्या शो करेंगे, यहाँ पे एंटी कैंसर इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड हो गया, साइक्लोफोस्फोमाइड हो गया, ट्राईथाइलिन थायोफोस्फोमाइड हो गया। तो ये क्या है, जनरली यूज़ किए जाते हैं बोन मैरो एंड गट लाइनिंग के एक्शन के लिए। एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, मिमिक करेंगे, नॉर्मल मेटाबोलाइट से मिमिक करेंगे, उनकी मिमिक्री करेंगे। और जब ये कैंसरस सेल्स के इनसाइड होंगे, अंदर होंगे, तब वहाँ पे ये क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। जैसे कि इसके अंदर 6 मरकैप्टोप्यूरिन हो गया, 5 फ्लोरोयूरेसिल हो गया, एमेंटोटेरिन हो गया, या फिर 6 थायोग्वानिन हो गया। तो ये जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। प्लांट एल्कलॉइड होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली सदाबहार का जो प्लांट होता है वो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन क्या करेंगे, अब ये जो है, ये जो सेल डिवीजन है उसका जो एम फेज है सेल साइकिल का, उसको उसके अंदर इंटरफेयर कर देंगे, जिसकी वजह से सेल साइकिल है वो इनहिबिट हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल साइकिल वहाँ पे रुक जाएगी। एंटीबायोटिक हो सकती है, यूजफुल माइक्रोब से इनको डिराइव किया जाता है, टू यूज टू किल द हार्मफुल एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जो हार्मफुल एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स होंगे उनको किल करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी, ये एक्टिनोमाइसिन डी क्या करेगी, लॉक्स इटसेल्फ, अपने आप को लॉक कर लेगी ऑन अ बेस ऑफ डीएनए, सो ब्लॉकिंग द सेल ग्रोथ। जो भी डीएनए का बेस होगा उसके ऊपर अपने आप को लॉक कर लेगी, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। हॉर्मोन्स हो सकते हैं, हॉर्मोन्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं या फिर सप्रेस कर सकते हैं, वो इनहिबिट भी कर सकते हैं, वो प्रमोट भी कर सकते हैं, जो कोई भी स्पेसिफिक सेल की ग्रोथ को या फिर टिश्यू को। इसके अलावा ये हार्मोनल इम्बैलेंस को रिवर्स कर देते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी कैंसरस सेल की, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट्रोजन हो गया जो कि प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया जो कि ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। कोर्टिसोन हो गया जो कि एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सर्टेन टाइप के कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ सर्टेन इम्पोर्टेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वुमेन के अंदर। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की वुमेन है उनके अंदर 40 to 45 का जो एज ग्रुप है उसके अंदर ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है।
ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और स्पेशली इसके अंदर भी अगर एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज कर जाए, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो उसकी वजह से भी ये कोज होता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स की जो फर्स्टली क्या होगा, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अपनी अपीयरेंस के अंदर एक स्मॉल मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करेगी। सबसे फर्स्ट एक स्मॉल मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, बोथ ब्रेस्ट के अंदर भी हो सकता है या फिर एक के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये ट्यूमर क्या करेगा, एनलार्जमेंट शो करेगा, इसकी एनलार्जमेंट होगी और जो मोर ट्यूमर्स हैं वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली जो लिम्फ नोड्स होंगी आर्मपिट की जो लिम्फ नोड्स होगी, जो एक्सिलरी नोड्स होगी, उनको क्या कर देगा, ये इन्वेड कर देगा। और क्लेविकुलर नोड्स होंगी उनको भी ये इन्वेड करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आर्म ओडिमा भी कई केस में नज़र आता है कि आर्म जो है वो अपनी अपीयरेंस सडनली चेंज कर लेगी, वो स्वेलिंग शो करेगी। एंड देन क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसकी डेथ कोज हो जाएगी। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, मेमोग्राफी की जा सकती है, एक्सरे फोटोग्राफी की जा सकती है चेस्ट की, या फिर ब्लड केमिस्ट्री डिटर्मिनेशन की जा सकती है। तो ये टाइप के इसके अंदर डायग्नोसिस यूज़ होते हैं। थेरेपी कौन सी यूज़ होगी, कीमोथेरेपी, जिसके अंदर सर्टेन ड्रग्स दी जाएगी। यहाँ पे एंडोक्राइन एल्बेशन हो सकता है। एंडोक्राइन एल्बेशन के अंदर क्या होगा, जो पिट्यूटरी बॉडी है उसका ही रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल हो जाता है, किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी के अंदर क्या होगा, जो मेल हार्मोन्स है उसके थ्रू इसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, टेम्पररी रिग्रेशन किया जाएगा, जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर उस पेशेंट के अंदर। लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि एज क्या है पेशेंट की, साइट ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, उसके बेस पे क्या होता है, हार्मोनल थेरेपी होती है। ये फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे थे, लेकिन मेल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1% और लेस देन 1% ही होती है। 54 to 60 एज ग्रुप के अंदर ये देखने को मिलती है, बहुत रेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द लंग कैंसर। लंग कैंसर भी एक मोस्ट कॉमन लीडिंग टाइप कैंसर है मैन के अंदर, और फीमेल्स के अंदर भी ये क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स। तो उसकी वजह से लंग कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी है फीमेल्स के अंदर भी इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी टाइप्स, 3 टाइप्स के अंदर ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है। ब्रोंकियोजेनिक यानी कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस के अंदर एक तरह से जो कैंसर है फिर ट्यूमर है वो कोज होगा। एल्वियोलर कार्सिनोमा क्या होगा, एल्वलाई के अंदर। एंड प्लूरल मीजोथेलियोमा क्या होगा, जो लंग्स की लाइनिंग है, जो भी लाइनिंग है लंग्स की, उसके अंदर ट्यूमर जो है वो कोज होगा। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर चेस्ट पेन हो, कफिंग हो, या फिर ब्लडी स्पूटम हो। स्पूटम क्या होता है, एक तरह से थिक म्यूकस होता है जो कि विद कफ निकल के आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। डायग्नोसिस क्या हो सकता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, ब्रोंकियोस्कोपी हो सकती है, या फिर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है स्पूटम का। जो भी स्पूटम है, म्यूकस है थिक, उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। थेरेपी कौन सी यूज़ करेंगे, रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होगा, जो भी अनडिफ्रेंशिएटेड स्मॉल सेल्स होंगी, जो कार्सिनोमा होगा, उसको जो रेडिएशंस है उसके अंडर एक्सपोज किया जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, वहाँ से सारी की सारी सेल्स जो है एक तरह से डाई ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद कीमोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, जिसके अंदर सर्टेन टाइप के मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज़ की जाती है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी के अंदर 3 to 5 टाइप्स की ड्रग्स जो है उनका कम्बिनेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, विनक्रिस्टिन इसके अंदर यूज़ होती है।
नेक्स्ट है स्किन कैंसर। स्किन के अंदर जो कैंसर होगी, जो एपिडर्मिस के अंदर जो कैंसर होगी, तो स्किन कैंसर जो है बेसिकली जो सनलाइट के अंडर एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से स्किन के अंदर कैंसर हो जाती है। और ये मोस्ट कॉमनली जो फार स्किन्ड पर्सनस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड सनी क्लाइमेट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें, दो इसके अंदर टाइप्स होंगे, जिसके अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा होगा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या होगा, जो डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस हो गई, इसकी जो डीपेस्ट लेयर है उसको ये अफेक्ट करेगा। यहाँ पे ये बेसल सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट होगा। जो डीपेस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस को, उसको ये अफेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, मोर फ्रीक्वेंटली जो फेस का जो एरिया है उसके अंदर ये अपीयर होगा। एक तरह से हार्ड पिंकिश वैक्सी ग्रोथ ये जो है अपनी शो करेगा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या होगा, जो एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। और ये बेसल सेल कार्सिनोमा की एक तरह से जो पहले ये बेसल सेल कार्सिनोमा होता है बिगिनिंग के अंदर, और बाद में क्या होता है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन जाता है। इसकी ग्रोथ भी उससे फास्टर होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा से इसकी ग्रोथ फास्टर होगी। इसके अंदर भी दो टाइप के सेल कार्सिनोमा होते हैं। एक होता है अल्सरेटिंग टाइप, जिसके अंदर अल्सर्स होती है। एक होता है पेपिलरी टाइप। पेपिलरी टाइप के अंदर क्या होगा, पेपिले टाइप नजर आएंगे। अगर हम ये बात करें, ऐसे पेपिले टाइप नजर आएंगे, जिसके अंदर कॉलीफ्लावर लाइक शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा, जो भी ट्यूमर होगा उसका, वो हमें नजर आएगा। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है इसका, बायोप्सी की जाए ट्यूमर की, या फिर परसिस्टेंट शोर ऑफ ग्रोथ फॉर मोर देन 2 to 3 वीक, ये इसका डायग्नोसिस हो सकता है। थेरेपी कौन सी यूज करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन करवा सकते हैं इसका, यानी सर्जिकली इसको रिमूव करवा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी से इसका करवा सकते हैं रिमूवल, या फिर इसको एक्सपोज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी, कुछ टाइप की ड्रग्स यूज करके भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि फ्लूरोयूरेसिल हो गई, ये जो ड्रग है वो इसके अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट है ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज जो है इसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है एबनॉर्मल हीमेटोपोएटिक सेल्स की। जो भी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होगी उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोलिफरेशन क्या करेगी, सर्टेन रेगुलेटिंग सेल्स है उनको जिसकी वजह से इनका लॉस हो जाएगा। यानी कि जो सेल्स होंगी जो रेगुलेट करेंगी इस प्रोलिफरेशन को, उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और नॉर्मल सेल डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर कोई टाइप का ट्यूमर नहीं होता है। ये जो है इसके अंदर एक तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वन स्पॉट के ऊपर जो डिजीज है ये वो भी नहीं होती है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इटियोलॉजी के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ल्यूकीमियाज के लिए, जिसके अंदर आरएनए वायरसेस हो सकते हैं, ल्यूकोवायरसेस जिसको हम बोलेंगे, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। आयनाइजिंग रेडिएशंस, सेवरल टाइप ऑफ ड्रग्स जैसे कि एल्कलाइटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, या फिर क्लोरो एम्फिसिनोल कर सकते हैं यूज, फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर बेंजीन। ये टाइप के यहाँ पे जो इसकी इटियोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एक तरह से एजेंट्स होंगे वो यूज किए जा सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे इसके अंदर, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल एक तरह से ब्लड हो गया, और ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है सेल्स की, तो इसके अंदर एग्लोमेरेशन हो जाती है एबनॉर्मल सेल्स की, यानी कि बहुत सारी जो एबनॉर्मल सेल्स थी वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी।
एक्यूमुलेट हो जाएंगी। दिस एबनॉर्मल सेल्स इनफिल्ट्रेट द ऑर्गन्स, और ये जैसे कि बोन मैरो हो गया, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इनकी डिसफंक्शनिंग कर देंगी। डिसफंक्शनिंग होने के बाद एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होगा, पार्शियल या फिर नियरली कंप्लीट फेलियर हो जाता है जो भी आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है उनका, यानी कि जो मैरो है उससे क्या होगा, बोन मैरो से आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा, तो वो या तो वो बिल्कुल ही नील हो जाता है, या फिर वो नियरली कंप्लीट फेलियर हो जाता है, या फिर पार्शियल होता है आरबीसीज का प्रोडक्शन। काइंड ऑफ ल्यूकीमियाज बेस्ड ऑन द वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स के बेस के ऊपर जो ल्यूकीमिया है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, नाम से ही पता चल रहा है लिम्फोसिटिक, यानी कि ये क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी एबनॉर्मल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उनका जो नंबर है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रही थी, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन से। तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगी लिम्फ नोड एंड स्प्लीन की। जिसके बाद क्या होगा, और इसके अलावा इसके अंदर जो वाइट सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड है ग्रैन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया। ग्रैन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा जो 1 और मोर जो टाइप्स की ग्रैन्युलोसाइट सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है उनका। मोनोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर क्या होगा, जो मोनोसाइट्स हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस देखी जाएगी ब्लड के अंदर। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो, ब्लड का एंड बोन मैरो का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जा सकता है इसके अंदर। थेरेपी कौन सी होगी इसके अंदर, कीमोथेरेपी होती, जिसके अंदर बहुत सारी टाइप की डिफरेंट टाइप के ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। ड्रग्स की टाइप में इंजेक्शन भी दी जाते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ द ड्रग थेरेपी, मे बी ये लॉन्ग लास्टिंग 2 to 3 ईयर्स तक भी हो सकती है। तो इसके बाद इनको जो है ड्रग से क्या किया जाता है, दी जाती है, उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है जो भी पेशेंट है। कैंसर ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की कैंसर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सर्टेन टाइप्स की जो डाइज होती है उनकी वजह से होता है। तो जो भी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, डाइज इंडस्ट्री हो गई, और जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, ये एनिलीन से एक्सपोज होते हैं जो भी वर्कर्स हैं, या फिर जो डाइंग है, प्रिंटिंग है, वो एनिलीन से एक्सपोज होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे काम कर रहा है वो भी एनिलीन से एक्सपोज होगा। सिम्टम्स होंगे इनके, हिमेटोयूरिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं इसकी, साइटोस्कोपी हो सकती है, सेल्स की स्कोपी हो सकती है, बायोप्सी हो सकती है, या फिर रेडियोग्राफी इसकी की जा सकती है। थेरेपी के अंदर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी इसके अंदर यूज़ की जाती है। या तो इसके अंदर रेडियोथेरेपी यूज़ होगी जिसके अंदर रेडिएशन से एक्सपोजर होगा, ट्रीटमेंट होगा, या फिर कीमोथेरेपी हो सकती है जिसके अंदर सर्टेन टाइप की ड्रग्स जो है उनसे ट्रीटमेंट होता है। So this all about the general account of the cancer biology. If you like the video, please like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.